नमस्ते प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और अभी हम आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोकसभा के चुनाव के 7वें चरण का मतदान जो 1 तारीख को होना है, उसको लेकर के अब सारे प्रत्याशी जो है वो अपना दमखम लगाए हुए हैं। आम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी वस्तु स्थिति पे भी चर्चा कर रहे हैं उन लोगों के साथ में। और इसी क्रम में आज हम हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसे प्रत्याशी से अभी मेरी मुलाकात हुई है जिनसे बात करना और जिनकी बातों को आम जनता के बीच में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे पार्टी से इस बार हैं कि ये पार्टी सीधे ही राष्ट्रीय गरीब दल के नाम से फेमस है। और गरीब दल का मतलब है कि वो ऐसे लोग जो कि शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, उन सब पे ज्यादा ध्यान फोकस करते हैं ये। तो इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये आशुतोष विनय कुमार सर हैं और इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट माना जाता है। और इस हॉट सीट में ऐसे ऐसे प्रत्याशी अपना दमखम लगाए हुए हैं जो कि धन बल और बुद्धि बल सभी बल में तेज तरार है। उस बीच में ये सर अपना कैसे योगदान दे पाएंगे और कैसे आम जनता के बीच में अपनी छवि बना पाएंगे, इन सब पे इनसे चर्चा करेंगे और चर्चा काफी तगड़ी करेंगे इस बार। सर, सबसे पहले आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा और क्या कुछ स्थिति है अभी इस लोकसभा के चुनाव 2024 में? धन्यवाद तिवारी जी कि आपने अपने मीडिया के माध्यम से मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। सर्वप्रथम मैं ये बतला दूं कि मैं राष्ट्रीय गरीब दल का प्रत्याशी हूं जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। वैसे भी मैं इस दल का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूं, बुनकर एवं उद्योग प्रकोष्ठ का। पार्टी ने मुझे यहां से खड़ा करने का निर्णय लिया और एक अनुशासित कार्यकर्ता की हैसियत से मैं यहां से खड़ा हूं। मेरा मुख्य रूप से फोकस जहानाबाद, अरवल और गया जिला जो इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रोजगार से संबंधित है। मैं मुख्य रूप से रोजगार पर अपना मुद्दा रखे हुए हूँ, क्योंकि हर क्षेत्र में 75 वर्षों से यही हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है, न जाने कब उसका अंत होगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी परिस्थिति पैदा हो गई है, युवाओं के बीच रोजगार का अभाव और हमारा युवा शक्ति जो है उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसमें कहीं न कहीं सरकार ही दोषी है, जो युवाओं को संगठित नहीं कर पा रही है, उनकी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रही है। मैं वैसे भी उद्योग विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ, तो मैंने उद्योग विभाग में कार्य करने के दौरान देखा कि काफ़ी युवा जो है काम करने के लिए उत्सुक है, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल पा रहा। और काम जब मिलता है तो बड़े मनोयोग से करते हैं। कई ऐसी छोटी छोटी यूनिटें यहाँ पर देखिएगा, राइस मिल खुला हुआ है, दाल मिल खुला हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण का खुला हुआ है, कम ही मात्रा में खुला है, लेकिन जो युवा कर रहे हैं बड़ी लगन से कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बेरोजगारों की फौज खड़ी है और सबके लिए रोजगार की व्यवस्था सरकारी तो की नहीं जा सकती है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि कुटीर उद्योग पर ध्यान केंद्रित करे। और मैं इसी भावना का लेकर आया हूँ। गांधी जी के मूलभूत सिद्धांत ग्राम स्वराज की परिकल्पना को पुनर्जीवित करना ही होगा, तभी जाकर रोजगार का मसाइल जो है हल होगा। अदरवाइज कोई दूसरी शक्ति नहीं है कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाए। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ के जो विलुप्त हो रहे मृतप्राय कुटीर उद्योग हैं उनको जिंदा करना पड़ेगा। मैं अपने जनसंपर्क के दरमियान देखा कि यहाँ कुर्था क्षेत्र में गंगापुर गांव, इब्राहिमपुर गांव, सजीवन दरगाह, राजेपुर, मानिकपुर, खैराडीह, ये सब गांव एक समय में वस्त्र उद्योग के लिए, हैंडलूम उद्योग के लिए काफ़ी चर्चित थे। आज वहाँ पर एक लूम नहीं चल रहा है। परिणाम क्या है? हजारों बुनकर बेकार बैठे हुए। यहाँ मैंने अपने जनसंपर्क के दरमियान घोसी साइड में वाजिदपुर या अतरी प्रखंड के कई गांवों में भ्रमण किया, मखदुमपुर साइड के कई गांव में। वहाँ पर पाल समाज के लोग जो भेड़ पालन का काम करते हैं और भेड़ पालन कर उससे ऊन निकालते हैं, उनका धागा बनाते हैं
और उससे कंबल तैयार करते थे। आज हालात ये है कि उनके पास अच्छी नस्ल का भेड़ नहीं है, जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी का वो ऊन नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो जो कंबल बनाते भी हैं वो उस क्वालिटी का होता ही नहीं है जो कि बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से टिक सके। और इसका परिणाम ये होता है कि उनका विपणन नहीं हो पाता है, विपणन का अभाव है, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, सरकार कोई उस ढंग का स्कीम नहीं लॉन्च कर रही है कि उनका पुनर्जीवन उनको मिल सके, उनका उद्योग व्यापार में बढ़ सके, विपणन का प्लेटफॉर्म मिल सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ के युवाओं और यहाँ के परंपरागत उद्योगों को रोजगार से जोड़ने के लिए यहाँ पर कम से कम जहानाबाद, अरवल और गया के क्षेत्रों को मिलाकर एक सामूहिक रूप से कॉटन एंड वुलन मिल की स्थापना की जाए। इससे दो फायदा होगा। कॉटन एंड वुलन मिल स्थापित करने से यहाँ के लाखों बेरोजगार युवकों को उसमें नौकरी भी मिल सकती है, और साथ ही उससे जो उत्पादित सूत होंगे या ऊन होंगे अच्छे क्वालिटी का, वो यहाँ के बुनकरों को और पाल समाज को मिलेगा, जिससे वो बेहतर ढंग के वस्त्र या कंबल का निर्माण कर सकेंगे। याद होगा आपको, जहानाबाद खादी उद्योग के लिए भी जाना जाता था। यहाँ के खादी वस्त्र की मांग दूर दूर तक थी। आज देखिए हालात, कहीं पर खादी की कोई पूछ नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। तो स्वरोजगार को तो हम लोगों ने कुंठित कर दिया। सिर्फ इलेक्शन में या बड़े बड़े समारोह में खादी का हम प्रयोग करते हैं, खादी का विचार, खादी का, तो खादी वो चीज़ नहीं है। खादी जो है ग्राम के अंतर्गत ये कुटीर उद्योग है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलती थी। खादी जो है, हैंडलूम उद्योग जो है, कंबल उद्योग जो है, गरीबों के बीच आर्थिक संबल था, जिससे वो रोजगार भी प्राप्त करते थे, उससे उनको आय भी होती थी और उसी से उनका परिवार चलता था, साथ साथ देश का भी काम चलता था, उसको वस्त्र मिल जाता था। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इन बुनकरों को, पाल समाज को बेहतर क्वालिटी का सूत, बेहतर क्वालिटी का ऊन उपलब्ध कराए, ताकि वो अच्छे वस्त्र का निर्माण कर सकें और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से टिक सकें। साथ ही सरकार को ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए विपणन की, मार्केटिंग की, जो कि बुनकर अगर बना लेते हैं तो बना लेते हैं, उनको बेचने का फुर्सत, अब वो कपड़ा बेचे कि कपड़ा बनाए, इसी में उलझे रहते हैं। तो उनके लिए कोई विपणन सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां उनके उत्पादित मालों की बिक्री की जा सके और उनको उसका सही लाभांश मिल सके। अन्यथा बीच में बिचौलिया लग जाते हैं, औने पौने दाम में उनसे खरीद लेते हैं और बाहर जाकर ज़्यादा मूल्य पर बेचते हैं। तमाम समस्याएं। तो यहाँ पर एक बृहद उद्योग की स्थापना तो निहायत ही जरूरी है। खासकर मेरे समझ से वर्तमान परिस्थिति में एक कॉटन और वुलन मिल की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे जहानाबाद के लाखों बेरोजगार युवाओं को न सिर्फ नौकरी मिलेगी, बल्कि उसके स्थापना होने से यहाँ के गरीब तबके में बुनकर समाज, पाल समाज को बेहतर सुख प्राप्त होगा और उससे वो अपने स्वराज को पुनर्जीवित कर सकेंगे, कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित कर सकेंगे और इससे बेरोजगारी का मसाइल भी हल होगा। लेकिन सर, आप जहाँ तक बिचौलियों की बात कर रहे हैं, आज के टाइम में तो हमें लगता है कि बिहार में बिचौलियाँ जगह जगह बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो राशन कार्ड बनाने के लिए सर ब्लॉक में 1200 रुपये देने पड़ते हैं। बच्चे, विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको एडमिशन कराने के लिए अगर आवासीय निवास जाति बनवाना पड़े तो उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। तो सर कहाँ कहाँ इसको और किस तरीके से आप रोकिएगा इन सब चीज़ों को अगर आप जीत के जाएंगे तो? बिल्कुल वाजिब प्रश्न आपने किया। यही तो लचर व्यवस्था है जो सरकार चल रही है, उसका सिस्टम फेल है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार और जनता उन्हीं से हो रही है लाचार, तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। तो बदलाव लाइए, बदलाव लाना ही पड़ेगा। क्यों हम देंगे 1200 रुपये राशन कार्ड बनवाने में? मैंने अपने जनसंपर्क के दरमियान ये चीज पाया। हमें एक जगह बड़े ही गरीब परिवार से भेंट हुई, जिसने कहा कि मेरी 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए सर हमको फीस नहीं है और राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो आप तो 1200 की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहा था कि 7000 मांगता है। तो आखिर इन सब सिस्टम में सुधार तो लाना ही पड़ेगा ना, और सुधार लाने के लिए 5 साल के बाद मौका मिलता है। तो पब्लिक को भी समझना चाहिए कि आखिर वही सरकार को हम क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर उसी में हमको ये 1200 देना पड़ रहा है राशन कार्ड बनवाने के लिए या कुछ बनवाने के लिए, तो क्यों आप उसके पीछे भीड़ लगे हुए हैं? कहीं ना कहीं जनता भी थोड़ी सी
टीम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है इन परिस्थितियों में और भ्रमित होती है। उनको भ्रमित नहीं होना चाहिए, मतदान करना चाहिए निष्पक्ष ढंग से, बेहतर कैंडिडेट खोजना चाहिए जो उनके हक की बात करे, वाजिब रोजी रोटी की बात करे और छोटी छोटी तुच्छ लाभ के लिए उनको भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो हम चाहेंगे यही कि मतदान करें निष्पक्ष होकर और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें। सबसे तो बड़ी चीज़ है कि आम जनता की समस्याएं सर काफ़ी ज़्यादा हैं, खास करके महिलाओं की समस्याएं, और उसमें भी स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। ये हर जगह सर देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल की कमी है, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की कमी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं जिनको अगर प्रसूति के लिए कहीं बाहर ही जाना पड़ता है, इन सब पे सर किस तरीके से काम करना है, आम जनता को किस तरीके से आप अपने अंदर ला सकते हैं, इन सब पे कैसे सर वर्क करिएगा और आने वाले समय में? निश्चित रूप से मैं जनसंपर्क के दरमियान सभी गरीब मतदाताओं से, चूंकि मेरा फोकस जो है गरीब मतदाताओं और वैसे मतदाता जो लाचार हैं कि सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको एक आवेदन नहीं लिखने आता है, वो किसी सरकारी कार्यालय में जाकर किसी अफसर से बात कर नहीं पाते हैं, मैं उनको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं आपके बीच हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए आवेदन भी लिखूंगा, मैं आपके लिए उस कार्यालय में जाऊंगा भी, सरकारी पदाधिकारी से बात करूंगा, आप सिर्फ मेरे साथ वहां पर उपस्थित रहें। तो और रही बात कि जहां तक एम्बुलेंस की नहीं होने की ये व्यवस्था, तो ये तो सिस्टम फेल्योर की बात है। वर्तमान सरकार जो चल रही है, जिस जनता के मत से वो सत्तासीन है, अगर उन जनता के लिए वो एक एम्बुलेंस नहीं मुहैया करवा रही है, तो ये तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। बदलाव जरूरी है। इस बार क्या लग रहा है सर जहानाबाद लोकसभा सीट से? जहानाबाद लोकसभा सीट से मैं तो स्वयं प्रत्याशी हूँ, तो आकलन तो आप ही लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं जहाँ जहाँ भी गया वो लोग बदलाव चाहते हैं और हर साल सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर कर के जो ठगने वाली बात है उससे वो लोग निजात पाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई ठोस कार्यक्रम चले जिससे लोगों को रोजगार मिले, और मेरी बातों को सुनते भी हैं और मैं समझता हूं कि इस बार वो निष्पक्ष होकर मेरे पक्ष में मतदान करेंगे ताकि उनके गली गली की आवाज़ को लेकर मैं संसद में शोर मचा सकूं, और शोर ही न मचाऊं बल्कि उनके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर लाऊं और यहाँ के लाखों बेरोजगार गरीब तबके के लोगों को रोजगार दिलाने का कार्य कर सकूं। बड़े बड़े प्रत्याशी हैं सर आपके अगेंस्ट में, किस तरह से इस चुनौती को आप स्वीकार करिएगा? बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, मैं छोटा ही सही, लेकिन एक चींटी भी जब हाथी के कान में घुसता है तो उसका दम तोड़वा देता है। तो ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा कि छोटा प्रत्याशी क्या किया, बड़ा प्रत्याशी क्या किया। बड़े प्रत्याशी की बड़ी बड़ी बात, और यही बड़ी बात सुनते सुनते 75 सालों से जनता बेवकूफ़ बनकर बैठी हुई है। असल पावर जनता के पास, और अपना मत देकर वो पावर ट्रांसफर कर देती है नेताओं के पास, वैसे नेताओं के पास जो फिर कभी उसकी सुध लेने नहीं आते। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, मैं आपके लिए आवेदन लिखूंगा, मैं आपके लिए सरकारी कार्यालय में चलूंगा, जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, सिवाय इसके कि अगर आप दो भाई लड़े हुए हो और थाना पुलिस करते हो तो मैं उसमें आपका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि आपके दो भाइयों की लड़ाई सुलझाने में नहीं आया जी। मैं यहाँ आया हूँ समाज को जागृत करने, समाज को झकझोरने, उसके बीच जागरूकता पैदा करने कि आप अपने कीमत, अपने अधिकार, अपने बल का सही आकलन करें और उसके पश्चात ही मतदान करें। गलत लोगों को न दें, ऐसे लोगों को न दें जो कभी आपसे मिलने ही नहीं आते हैं, जो कभी आपके सुख दुख में शामिल ही नहीं होते हैं। ये जनता का मत है और हम लोग हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान हमारा लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में और इस लोकतंत्र की पावन जो बेला अभी चल रही है, जिसको कहा जाता है मतदान, ये लोकसभा का चुनाव,
सर, अंत में मेरे चैनल के माध्यम से जितने सारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से अपना मत डालें और इस ढंग से डालें कि जिस व्यक्ति के पक्ष में आप मत डाल रहे हैं वो व्यक्ति सदैव आपके आसपास रहे और आपके हर सुख दुख का हिस्सा बने, आपकी समस्याओं को लेकर आपके साथ आगे संघर्ष करने के लिए सदैव तैयार रहे। धन्यवाद सर। तो ये सारी बातें हैं और ये सारी वस्तु स्थिति है, चूंकि हम हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में, और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र जो है वो शुरू से ही हॉट सीट माना जाता है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि आम जनता किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी इस बार और किसके माथे सरताज चढ़ाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस आम जनता को इस बार सोचना होगा कि वह स्वास्थ्य के मुद्दे पे वोट करेगी, शिक्षा के मुद्दे पे वोट करेगी या चेहरा देख के वोट करेगी। ये तो जनता को तय करना है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से और अपनी चैनल के तमाम टीम के तरफ से जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आप सभी भी मतदान केंद्र पे जाएं और 1 तारीख को अपना वोट अवश्य करें और वैसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो प्रत्याशी आपके बीच में रहे और आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।